तो देखिए 24 की ये जंग है और 24 की जंग पर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये देखना होगा, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सारी जानकारियां दे दी गई है। फिलहाल अब ये देख लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन है। सोमनाथ भारती हैं नई दिल्ली से, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार है, करंट विधायक भी है, और दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट चुना है। इनके अलावा सोमनाथ भारती की बात हमने कर ली है, इनके सामने बांसुरी स्वराज जो है वो इनको चुनावी मैदान में टक्कर देती हुई नजर आएंगी। जैसा कि हम कह ही रहे हैं, नई दिल्ली सीट से एक तरफ सोमनाथ भारती, दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज है जिनके बीच में टक्कर है। पश्चिमी दिल्ली से एक तरफ महाबल मिश्रा, दूसरी तरफ कमलजीत सेहरावत है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दक्षिणी दिल्ली से इस बार रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी, सिटिंग सांसद है उसी सीट से, उनको एक बार दोबारा मौका दिया गया है। चांदी चौक लोकसभा सीट से प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी वर्ग से अच्छा कनेक्ट रखते हैं, इनको टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से हर्ष मल्होत्रा, ये भी नए कैंडिडेट हैं, और योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट बनाए हैं। 7 लोकसभा सीट्स हैं दिल्ली में और इन 7 में से 6 सीट्स पर नए उम्मीदवारों को उतारा गया है। केवल एक ही सीट है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है, मनोज तिवारी जहां से सिटिंग सांसद है, उनको दोबारा मौका मिला है। बाकी सारे सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं और नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो ये देखिए, ये भी अपनी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करेगी ये भी देखना होगा। लोकसभा करण है उत्तर प्रदेश 2019, देख रहे हैं आप किस तरीके से खाता खुला था पार्टियों का। दिल्ली में देख रहे हैं बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 10 की 10 सीटें हरियाणा में बीजेपी ने जीती थी। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, कांग्रेस ने 8, बीजेपी ने 2 और आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला था। वहीं पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आई थी। राजस्थान में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी और गुजरात की अगर हम बात कर ले 26 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीती थी। वहीं देखिए कुल सीट 543 है, बीजेपी ने 282 सीट्स जीती थी, बाकी कांग्रेस ने 44 सीट्स जीती थी। और अगर हम ओवरऑल 2019 के नतीजों की बात करें तो एनडीए को ओवरऑल सीट्स 353 मिली थी, यूपीए को 91 सीट मिली थी, बाकी अदर्स में गई थी। ये हम आपको फिर से वही दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 का रिजल्ट क्या आया था और बाकी राज्यों में किस तरीके से दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस दिल्ली और हरियाणा पर है। तो दिल्ली में जहां आपने देखा कि 7 के 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार भी वैसा ही होगा ये देखना होगा। देश में 97 करोड़ वोटर्स हैं जो मतदान करेंगे, 50 करोड़ पुरुष मतदाता हैं जो मतदान करने वाले हैं और 47 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाता हैं जो इस बार लोकसभा इलेक्शंस में मतदान करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1 करोड़ वोटर्स हैं। 18 से 29 साल के वोटर्स की संख्या लगभग 21.5 लाख है, ये भी यंग वोटर्स में काउंट होते हैं। दिव्यांग मतदाता 88 लाख है हमारे देश में अभी फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से। 48,000 थर्ड जेंडर के वोटर्स भी हैं। इनके अलावा 85 साल से अधिक उम्र के सभी वोटर्स के घर पर फॉर्म भिजवाए जाएंगे, ये बुजुर्गों के लिए होगा। दिव्यांग वोटर्स के घर भी फॉर्म भिजवाए जाएंगे, ये भी इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। लगभग 19 लाख सैनिक सुरक्षा कर्मी हैं, उनके वोट्स भी काफ़ी मायने रखते हैं। लगभग 10 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे पूरे देश भर में। 55 लाख ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाएगा इन इलेक्शंस में। और हमारे साथ प्रवीण शंकर कपूर भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली की अगर हम बात करें, 7 की 7 लोकसभा सीट्स पर पिछली बार तो क्लीन स्वीप किया था आप लोगों ने, लेकिन इस बार 7 में से 6 के टिकट काट दिए हैं। इसके पीछे का क्या कारण आप बताना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ओरिएंटेड पार्टी है। संगठन समय समय पे निर्णय लेता है कि किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है। किसी को काटा नहीं गया है, उनके दायित्व बदले गए हैं। आज नहीं तो कल वो फिर वापस भी आ सकते हैं इलेक्टेड चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी में लाखों, हम तो देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास हजारों ऐसे लोग हैं जो एस्पिरेंट है। अगर आप एस्पिरेशन को मारे ही रखेंगे, क्या ये बिल्कुल ठीक है लोकतंत्र के लिए कि जो एक बार जीत गया वो ही लड़ता रहेगा? और इसका एक दूसरा अपवाद भी मैं आपको बताता हूं। जिस पार्टी को इस बात पे बड़ा ऐतराज हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिए, वो पार्टी मुझे बताए
कि उसने जिन 7 लोगों को 2014 में लड़वाया था उन्हें 2019 में क्यों नहीं लड़वाया, और फिर जिन 2019 में जिन 7 को लड़वाया था उनको 2024 में क्यों नहीं टिकट दिया। तो ये तो एक अनएंडिंग है, पूछते रहिए क्वेश्चन, इसका आंसर ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो मौका था ना सर कि अब जो 5 सालों में काम किया है अपने क्षेत्र में जाते, अपने क्षेत्र की जनता को बताते ये काम किया है हमने, ये रिपोर्ट कार्ड है हमारा। ऐसे में जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि सांसद गए ही नहीं क्षेत्र में, काम ही नहीं किया, इस वजह से बदलना पड़ा। ये हमारे तो सांसद नहीं गए, तो मैं अपना वही प्रश्न आपके सामने दोबारा रखता हूँ। केजरीवाल के टिकट पे जो लोग चुनाव हारे, क्या वो इस लायक नहीं रहे कि वो अगली बारी चुनाव लड़े? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, केजरीवाल ने अगली बार क्यों नहीं लड़ाया? जो हारे उनको काम थोड़ी करना था सर, जो चुनाव जीते हैं काम तो उनको करना था नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, टाइम टेस्टेड है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार लड़ा दिया एक जगह से, अब पार्टी का प्रेरोगेटिव है वो किसको दोबारा चुनाव में लड़ाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रवीण जी आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है और कांग्रेस से प्रवक्ता अनुज आत्रे जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। घनेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना तो यह है कि 7 में से अगर 6 कैंडिडेट्स बदले भी हैं तो एस्पिरेशन खत्म नहीं होनी चाहिए, इस वजह से किया है। आपका क्या कहना है, आपका क्या स्टैंड है 7 में से 6 लोकसभा सांसदों के टिकट कटने को लेकर? घनेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद सर्टिफाइड कर दिया कि उनके 7 में से 6 सांसद उनके पैमाने पर भी खरे नहीं थे और 7 में से 6 सांसद फेलियर थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया। भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा 10 साल सांसद रहे, मीनाक्षी लेखी 10 साल सांसद रही, रमेश पिदुड़ी 10 साल सांसद रहे, गौतम गंभीर पिछले 5 साल से सांसद थे, हंसराज हंस पिछले 5 साल से सांसद थे, हर्षवर्धन 10 साल से सांसद थे। सब लोगों को टिकट काट दिए। क्यों काटा? क्योंकि जनता में खिलाफत थी। जनता ने 10 साल से इनके सांसद देखे नहीं, सांसदों की शक्ल तक नहीं देखी। काम करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों के सुख दुख में जाना तो बहुत दूर की बात है। जनता ने इनके सांसदों की शक्ल तक नहीं देखी। और ये सांसद जब दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे थे, जब दिल्ली की सरकार, चुनी सरकार का गला घोटा जा रहा था, जब दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के राइट छीने जा रहे थे, तब ये सारे सांसद संसद में बैठ के तालियां पीट रहे थे, हंस रहे थे। दिल्ली के लोगों ने वो मंजर भी देखा है और दिल्ली के लोग इनसे हिसाब किताब करने वाले थे। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जब वो चुनाव आता है तब उनसे जनता उनके कामों का लेखा जोखा मांगती है, जनता उनके कामों को असेस करती है। अब जनता द्वारा जब उनके कामों की असेसमेंट की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के टिकट काट दी। एक तरीके से लोगों के मैंडेट का अपमान है, लोगों के जनादेश का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे जिन लोगों को वोट दिया, दिल्ली के लोगों का अधिकार है कि अब 5 साल बाद जनता की जब अदालत लगे। वही सवाल मैंने उनसे किया था। घनेंद्र जी आपके पास में वापस लौटूंगी। अनुज आत्रे जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुज जी बहुत स्वागत है आपका। अब तो चुनावों की तारीख भी आ गई है, दिल्ली में आपके कैंडिडेट्स के नाम कब आएंगे सर? देखिए, बहुत शीघ्र नाम आने वाले हैं। अभी हमारी मंगलवार की हमारी सीईसी की बैठक है एआईसीसी में, और उसके बाद न केवल दिल्ली बल्कि और हमारी जो एआईसीसी की तरफ से दूसरी लिस्ट आनी है सीटें, उसमें बहुत शीघ्र दिल्ली का नाम होगा, क्योंकि दिल्ली अभी में है। यह आपको आश्वस्त रहना चाहिए कि अब जो दिल्ली के जो हमारा इंडिया अलायंस हुआ है, कांग्रेस के खाते में 3 सीट आई हैं। निश्चित तौर पे वो तीनों सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी की छोड़ी जाएंगी, ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा। और साथ ही साथ न केवल तीनों सीटें बल्कि चौथी 4 सीट जो हमारी अलायंस पार्टनर की हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्योंकि जिस तरह से बीते 10 वर्षों में न केवल देश बल्कि दिल्ली की जनता को भी जो है इनके कुशासन का दंश झेलना पड़ा है जी। इनके सांसदों की अनदेखी झेलनी पड़ी है, और उस अनदेखी का जो है भारतीय जनता पार्टी जनता से माफी मांगने के बजाय केवल और केवल अपने सांसदों को टिकट काट के नए कैंडिडेट उतार देते हैं और सोचते हैं हमारे पास धुल गए, इस बार नहीं चलेगा। पिछले चुनाव में भी 2019 में भी इन्होंने ऐसे किया। अपने 11 सांसदों का खुद स्वीकार करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो निश्चित तौर पर पार्टी उसको दोबारा मौका देती है। अगर पार्टी अपने ही जीते हुए नुमाइंदे का टिकट काटती है तो स्पष्ट है कि पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि ये नकारा थे, निकम्मे थे, इन्होंने काम नहीं किया।
इस बार 7 में से 6 टिकटें काट दी, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। उनको इस बात के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमने गलत कैंडिडेट जनता के बीच उतारे। न केवल जनता बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी दबे शब्दों में खिलाफत कर रहा है। तो इस बार लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। बीते 2 चुनाव से जनता ने देख लिया है कि हर बार ये या तो पैराशूट से कैंडिडेट उतार देंगे, वो केवल जनता का वोट लेकर बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत करके और अपना घर बैठ जाते हैं। और जनता ठगी महसूस करती है। जनता के काम नहीं होते हैं, जनता के निजी काम नहीं होते हैं, दिल्ली की विकास में इनका कोई योगदान रहता है। इन 5 वर्षों में हमने देखा है जिस तरह से जब कोविड की महामारी दिल्ली में सबसे ज्यादा तो उसका असर रहा। कहाँ थे इनके साथों सांसद? एक सांसद नहीं इनका जमीन पे दिखाई दिया कि कहीं किसी हॉस्पिटल में किसी की मदद करता दिख रहा हो। लॉकडाउन में गरीब लोग सड़क पर उतर के आ गए, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, कहीं भी सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी की मदद में नहीं थे। और तमाम दिल्ली की ये बताए कि क्या इनके साथों सांसद बताएं कौन से सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल बनाया हो केंद्र सरकार के सहयोग से, कोई स्कूल बनवाया हो। तो कांग्रेस की सरकार ने जो दिल्ली में विकास किया वही आज भी चल रहा है। केवल और केवल ये वोट लेकर के सरकार बना करके और जनता को ठगने का काम करते हैं, जो कि आगे चलते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, अभी भी एस्पिरेशन की ही बात करेंगे या फिर जिम्मेदारी लेंगे? एक सवाल मेरा आपसे और इस एस्पिरेशन को लेकर ये भी है कि अगर आपको कहना है कि मौका दिया जाता है और लोगों को भी संगठन में एक ही व्यक्ति को बार बार मौका नहीं दिया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से फिर मनोज तिवारी को दोबारा मौका क्यों दिया गया है? प्रवीण जी, मैंने कब ये कहा कि एक व्यक्ति को तीसरी बार मौका नहीं दिया जा सकता? ये हमारे संगठन का अपना निर्णय है। हम किसको क्यों टिकट दे रहे हैं ये हमारी अपनी पार्टी का निर्णय है और इसमें ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार फिर वही सवाल रिपीट करूंगा कि जो लोग आम आदमी पार्टी के से 14 लोग 2 चुनावों में हारे, उनमें से किसी एक को भी आम आदमी पार्टी इस काबिल क्यों नहीं समझती कि तीसरी बार टिकट दे दे या दूसरी बार टिकट दे दे? सिंपल लॉजिक है, ये लोकतंत्र है। यहाँ विनेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पार्टी संगठन को कैसे चलाना है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पार्टी कैंडिडेट तय करते हुए सारे प्रोज एंड कॉन्स एग्जामिन करती है और सबसे बड़ा प्रो एंड कॉन होता है कि संगठन को हमें कैसे और मजबूत करना है। और संगठन मजबूत होता है जब ज्यादा लोग उससे जुड़ते हैं। ज्यादा लोग जुड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए। हम तो अपनी पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिनको नहीं देनी वो ना दें। तो प्रोज और कॉन्स को लेके ही तो सर सवाल है। कॉन्स को लेके सवाल है कि इंटरनल सर्वे में फीडबैक अच्छा नहीं मिला, इस वजह से टिकट काट दिए गए, नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। वही तो सवाल है। सर्वे, इंटरनल सर्वे, ये सब चीजें टेलीविजन पे डिस्कस करने का विषय नहीं होती। पार्टी, मैंने आपसे कहा, पार्टी 200 चीजें देखती है टिकट देते हुए। हर पार्टी देखती है, केवल हमारी नहीं देखती। ये लोग जो 2 बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनकी पार्टी भी देखती है। इनकी पार्टी भी किसी को ऐसे ही टिकट नहीं दे देती। आदमी आखिरी तक कोशिश करता है कि मुझे तो भाई चुनाव जीतना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। दोनों चीजें एक बराबर फैक्टर है। अगर चुनाव जीत भी जाए और पार्टी में कुछ दमखम ना हो, उससे कोई लाभ नहीं है। दमखम पार्टी में भी होना चाहिए, प्रत्याशी में भी होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हर चीज एग्जामिन करके अपना टिकट देती है। ठीक है, ठीक है। घनेंद्र जी, सवाल अब आपसे ये है कि जो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें 7 के 7 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अब तो आप इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव हो सकता है या फिर उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी पिछली बार 2019 में थी? घनेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके प्रवीण जी के कुतर्क का जवाब देता हूँ। प्रवीण जी बार बार कह रहे हैं कि जी हारे हुए लोगों की लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है। पहली बार सुन रहा हूं कि लोकतंत्र में हारे हुए प्रत्याशी की भी जिम्मेदारी तय की जाती है। अरे जो आदमी जीता है, जिसको सांसद बनाया, जिसको जनता ने चुना है, जिम्मेदारी उसकी है, जवाब उसको देना पड़ेगा। हारे हुए को कभी जवाब नहीं देना पड़ता। हारे हुए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कह रहे जी आम आदमी पार्टी के जो लोग कैंडिडेट आ रहे उनको कोई नहीं टिकट दी। अरे जो जीते थे, जिनको 2-2 बार जितवाया दिल्ली के लोगों ने, उनकी टिकट क्यों काटी?
सवाल ये है। और दूसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरीके के मॉडल दिए दिल्ली में, 2 तरीके के सांसदों के टिकट काटे, एक तो निकम्मे सांसद थे, एक बदतमीज सांसद थे। निकम्मे सांसदों में कौन था? गौतम गंभीर, अव्वल दर्जे पे नंबर 1 का निकम्मा। दूसरे नंबर का निकम्मा कौन था? हंसराज हंस। तीसरे नंबर का निकम्मा हर्षवर्धन। और उसके बाद 3 बदतमीज सांसदों की जो गिनती आती है उसमें सबसे बड़ा बदतमीज कौन था? रमेश विदुड़ी। दूसरे नंबर पे कौन था? परवेश सिंह वर्मा। तीसरे नंबर पे बदतमीजी कौन था? उसका नाम था मीनाक्षी लेखी। 3 बदतमीजों की टिकट काट दी, 3 नकारों की टिकट काट दी। और यहाँ पे आके कहने की नहीं, हारे हो की जिम्मेदारी बनती है, जीते हो की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने पहले ही मान लिया चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कि उनके सांसद निकम्मे थे। इन्होंने दिल्ली के लोगों को चीट कराए, दिल्ली के लोगों के मैंडेट का अपमान कराए। ऐसे लोगों के झांसे में दिल्ली की जनता बार बार नहीं आएगी। ठीक है, क्या बार बार कैंडिडेट चेंज करते रहोगे? 2014 में आपने महेश गिरी दिया, महेश गिरी की थोड़ा शब्दों का लिहाज रखिए सर, और एक बार जवाब भी प्रवीण जी से ले लेते हैं, फिर अनुज जी मैं आपके पास आती हूँ। जो तमाम बातें कही है, एलिगेशंस लगाई है आप पर प्रवीण जी, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? प्रवीण जी, आप बने हुए हमारे साथ, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रवीण जी के साथ। घनेंद्र जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। अनुज जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों ने चुनाव लड़ना है अब, और आपका सीधा सामना बीजेपी से है, वो बीजेपी जिसने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। आपको इस बार कितनी बड़ी चुनौती लगती है, या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जब हमारा इस बार गठबंधन दिल्ली में हुआ है और अब वोटों का डिवीजन नहीं होगा, ये तय है। जो भारतीय जनता पार्टी आज आप पूरे देश में देखें कि केवल और केवल इनको 35% वोट मिला है, और इनके विपक्ष में 7% वोट पड़ा था, और वो 65% वोट आज पूरे देश में एकजुट हो गया इंडिया अलायंस के बैनर के तहत। उसी तरह से दिल्ली में भी जो वोट हमारा डिवाइड हो गया था, और अब वो वोट एक हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को फूट डालो और राज करो की नीति अब इनकी चलने वाली नहीं है। ये केवल और केवल पोलराइजेशन करके, सांप्रदायिकता का कार्ड खेल के, समाज में बंटवारा करके, फूट डाल के, नफरत का जहर घोल करके ही चुनाव जीतते आए हैं। वरना विकास के नाम पे ना इन्होंने कभी वोट मांगा, ना इनको कभी वोट मिला। लेकिन अब वो इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता इनके जुमलों से ऊब चुकी है, जनता इनके जुमलों को देख चुकी है, और जनता वापस वही विकास वाला देश चाहता है। जनता वही चाहती है कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली की जनता चाहते हैं कि जिस तरह से जब 2014 से पहले दिल्ली में कांग्रेस के 7 सांसद थे, और सांसदों ने दिल्ली में जनता के बीच में रह करके दिल्ली की जनता के दुख दर्द साझा किए, उनके लिए विकास के काम करवाए, तो वही माहौल दिल्ली की जनता चाहती है और वही उनको दिया जाएगा। अब कुछ समय की बात रह गई है। अभी इन्होंने अपने जीते हुए सांसदों को 7 में से 6 को तो इन्होंने खुद ही पूर्व कर दिया है, केवल एक सांसद को पूर्व करना रह गया है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी दिल्ली की जनता के। इस बार अनुज जी लगता है कि मुद्दों की लड़ाई होगी, चेहरे की लड़ाई नहीं होगी। लास्ट इलेक्शंस में भी जो पैराशूट कैंडिडेट्स आए थे, हालांकि देखिए मोदी वर्सेस, आपको लगता है कि पूरा ऑपोजिशन होगा, या फिर एनडीए के मुद्दे और इंडिया के मुद्दे, इन पर इलेक्शन होगा? देखिए, हमारी पार्टी का इतिहास रहा है और वर्तमान में भी हमारा, कभी भी हम जो है व्यक्ति विशेष आधारित राजनीति नहीं करते। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों के आधार पर राजनीति की है, और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा इशू जिसके दम पर हमने चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकारें बनाई, वो केवल रहा है विकास का एजेंडा। और वही एजेंडे को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपना आगे कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत जो है अपना पार्टी का भी हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा, और जो हमारा अलायंस के साथ भी जो हमारा एक साझा जो एक घोषणा पत्र आएगा, उसमें केवल और केवल विकास और विकास ही हावी दिखाई देगा, क्योंकि विकास ही जो है इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। विनाश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उन्हीं को ही मुबारक है। ठीक है, घनेंद्र जी आपसे एक लास्ट रिएक्शन चाहिए। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं इलेक्शंस में? देखिए, देश के सामने मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देश के सामने है तो नरेंद्र मोदी की सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री साबित हुए। देश ने देखा है किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से इस सरकार ने लोगों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा के उनसे जबरन चंदा वसूली करी। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में कोई
सरकार न चलियो, बल्कि कोई गैंगस्टर देश में ऑर्गेनाइज क्राइम की तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वसूली का धंधा, उगाही का धंधा, एक्सटॉर्शन का धंधा चलाया हो, इस तरीके से मोदी सरकार चल रही है। देश के लोगों ने देख लिया, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, किसानों की दुर्दशा, और ये तमाम मुद्दे देश के सामने। देश के लोग इन रियल इश्यूज पे वोट करेंगे। देश के लोगों के पास समय आ गया 10 साल के कार्यों का मूल्यांकन करना। काम के नाम पे नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सीए का नोटिफिकेशन लेके आए। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी तरीके से पूरे चुनाव को कम्युनल एजेंडे पे लड़ा जाए, किसी तरीके से चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। तो नरेंद्र मोदी के ये प्रयास हर बार चलेंगे नहीं। इस बार देश के लोगों ने फैसला ले लिया कि देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देश के लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट करना है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार हटेगी, और निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के एक एक काम की जांच होगी, एक एक कार्य की, एक एक घोटाले की जांच होगी। अगर देश का कोई भी पैसा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह किसी में ने दिखाया है, उन तमाम चीजों का हिसाब किताब होगा। यही सीबीआई रहेगी, यही ईडी रहेगी, यही इनकम टैक्स रहेगा, लेकिन बारी इन लोगों की रहेगी। ये इनको समझ जाना चाहिए। ठीक है, घनेंद्र जी, प्रवीण जी, अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।